हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कुलदेव एजुकेशन में। तो आज आप लोग को हम क्लास 10th फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें तो आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज अपना लोग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जो फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है। आखिर एनसीईआरटी के अनुसार प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन एक ही चैप्टर में। तो अपना लोग आज समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ये जो प्रकाश जो होता है इसका प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले अपना लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे प्रकाश का अपवर्तन। समझने से पहले आप लोग को एक बात बता, इससे पहले हम जानेंगे, पहले एक होता है प्रकाशीय माध्यम। पहले समझेंगे कि प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? तो प्रकाशीय माध्यम यानी कि जिसमें प्रकाश गमन करती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। लिख सकते हैं, इसकी जो परिभाषा हो सकता है, इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि वैसा माध्यम, इसका ये परिभाषा इसका लिख सकते हैं कि वैसा माध्यम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? तो वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश गमन करती है तो उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। और जो प्रकाशीय जो माध्यम होता है, प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशीय जो माध्यम होता है ये दो प्रकार के होते हैं। ये प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। लिख सकते हैं कि प्रकाशीय माध्यम होता है नंबर एक विरल माध्यम, दूसरा होता है सघन माध्यम। पहला होता है विरल माध्यम, दूसरा होता है सघन माध्यम। पहले अपना लोग समझिए कि प्रकाशीय माध्यम क्या है। समझ लिए कि प्रकाशीय माध्यम उसे कहेंगे जिसमें प्रकाश गमन करते हैं, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। और प्रकाशीय जो माध्यम होते हैं, प्रकाशीय माध्यम, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। अब अपना लोग समझेंगे कि विरल माध्यम क्या होता है। विरल माध्यम क्या होता है? विरल माध्यम का मतलब क्या होता है ये अपना लोग समझते हैं कि जिस माध्यम में क्या है इसकी डिफिनेशन। विरल माध्यम उसे कहेंगे कि जिसमें प्रकाश की वेग अधिक हो, या प्रकाश की चाल भी आप बोल सकते हैं। प्रकाश की वेग या प्रकाश की चाल जिसमें अधिक होता है उस माध्यम को हम विरल माध्यम कहते हैं। जिसमें प्रकाश की वेग अधिक हो उस माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। अब एक था सघन माध्यम क्या है कहते हैं। अपना लोग सबसे पहले समझे कि प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। प्रकाशीय माध्यम उसे कहते हैं कि जिसमें प्रकाश गमन करती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। और जो प्रकाशीय माध्यम जो हुआ ये दो प्रकार की होती है। एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। तब अपना लोग समझे कि विरल माध्यम क्या होते हैं। विरल माध्यम उसे कहते हैं जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। जिसमें प्रकाश की चाल क्या होता है? सबसे अधिक होती है, उस माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उस माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। यहाँ तक अपना लोग समझ गए। 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कांच में जो प्रकाश की जो चाल होती है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। चौथा नंबर होता है, ये बहुत ही VVI है। परीक्षा में आप लोग को पूछा जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, या पूछ सकता है कि जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, या कांच में प्रकाश की चाल क्या होता है, या हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है। एक और बात याद रखिएगा कि निर्वात में जो होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग हवा से बहुत ही अधिक होता है। अगर आप लोग से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग किस में होता है, तो याद रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। निर्वात का मतलब क्या होता है? हवा रहित जगह, जहाँ पर हवा नहीं हो, हवा नहीं रहता है, तो उसे ही बोला जाता है निर्वात। कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। हवा में भी प्रकाश की जो चाल होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और कांच में भी जो प्रकाश की चाल होता है वो 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो हवा में प्रकाश की चाल है और निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, आपको लगता होगा कि दोनों बराबर होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं होता है। जो निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो बहुत ही अधिक होता है हवा की अपेक्षा में। अब इससे पहले आपको बताएं तो विरल माध्यम एक सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। अब मान लीजिए 4 है, निर्वात, हवा, कांच, जल। आप लोग को अगर पूछेंगे कि हवा और कांच में
सबसे विरल माध्यम कौन होगा? तो विरल माध्यम आप लोग को बताए थे कि जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं, जिसमें प्रकाश का वेग कम होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। तो हवा और कांच में विरल कौन होगा? तो हवा में जो प्रकाश की चाल है बहुत अधिक है, जबकि कांच में जो प्रकाश की चाल है एक कम है। तो हवा में प्रकाश का वेग अधिक है, हो जाएगा विरल माध्यम। हवा क्या हो जाएगा? विरल माध्यम। कांच जो हो जाएगा वो हो जाएगा सघन माध्यम। अब अपना लोग बात करते हैं कांच और जल। आप लोग को अगर पूछेंगे कि कांच और जल में सघन माध्यम कौन है, विरल माध्यम कौन है, तो सघन का मतलब कम, विरल का मतलब ज़्यादा। तो कांच में जो प्रकाश की जो चाल है 8 मीटर पर सेकेंड और जल में प्रकाश की चाल है 2.25 गुने 10 के पावर 8 में। तो इस दोनों में सबसे ज़्यादा जो है जल का है। तो इस जगह जल क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा विरल माध्यम और कांच हो जाएगा आपका सघन माध्यम। कांच हो जाएगा सघन माध्यम, क्योंकि जल में प्रकाश की वेग जो होता है कांच की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए ये जल हो गया सघन माध्यम और कांच जो हो गया, जल हो गया विरल माध्यम और कांच जो हो गया ये हो गया सघन माध्यम। आप लोग यहाँ तक समझ गए। सबसे पहले समझे कि प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, कि जिसमें प्रकाश गमन करते हैं उसे प्रकाशीय माध्यम। फिर अपना लोग समझे कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम जो होता है 2 प्रकार की होती है। अपना लोग समझे पहले एक होता है विरल माध्यम और दूसरा होता है सघन माध्यम। विरल माध्यम का मतलब क्या बताए कि जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं, जिसमें प्रकाश की चाल कम होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। तब अपना लोग समझे कि सभी जो माध्यम होता है, सभी माध्यम प्रकाश की चाल कितना होता है। अपना लोग सबसे पहले समझे कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल जो होता है वह 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तब समझे अपना लोग हवा में जो प्रकाश की चाल जो होता है, हवा में जो प्रकाश की चाल होता है वो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फिर समझे कांच में जो प्रकाश की चाल होता है वो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। फिर अपना लोग समझे कि जल में जो प्रकाश की चाल होता है 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब अपना चैप्टर का जो नाम था प्रकाश का अपवर्तन। अब अपना लोग समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं ये अपना लोग समझते हैं। लिखा हुआ कि जब प्रकाश की किरणों एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश की जो किरण होती है या सघन माध्यम से विरल में, सघन माध्यम से विरल में जाता हो या विरल माध्यम से सघन माध्यम आता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। उसकी दिशा में क्या होता है? परिवर्तन। उसकी वेग और दिशा दोनों में परिवर्तन। तो अभी आप लोग को बता दिए थे कि जो प्रकाश की चाल निर्वात या शून्य में जो होता है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर इसे मीटर में करेंगे तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर आप लोग को मीटर पर सेकेंड में बोला जाए बोलने के लिए तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड बोलेंगे। किलोमीटर में कहेंगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तब अपना लोग ये भी बता देते हैं आप लोग को जो प्रकाश की चाल पानी में जो होता है वो 2,25,000 किलोमीटर पर घंटा होता है और प्रकाश की चाल कांच में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिए आगे है कि वायु की अपेक्षा पानी जो है, पानी सघन माध्यम। आप लोग को अभी पीछे हम बताए थे कि सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, कौन सा माध्यम सघन कहलाएगा, कौन सा माध्यम विरल कहलाएगा, ये आपको पीछे हम पढ़ा दे। तो वायु की अपेक्षा पानी जो होता है ये सघन माध्यम हो गया। पानी की अपेक्षा कांच पूछेगा सघन माध्यम, कांच की अपेक्षा पानी तो विरल माध्यम हो गया, क्योंकि कांच में प्रकाश का जो चाल होता है कम होता है जबकि पानी में जो प्रकाश की चाल होता है अधिक होता है, इसीलिए पानी विरल माध्यम है। चलिए अब अपना लोग पढ़ते हैं आपतित किरण क्या होती है। प्रकाश के परावर्तन में भी अपना लोग पढ़े थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण क्या होता है। यहाँ भी अपना लोग पढ़ेंगे आपतित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तित किरण उसमें पढ़े थे अपना लोग प्रकाश के परावर्तन में परावर्तित किरण। इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, तो यहाँ हो जाएगा अपवर्तित किरण। तो सबसे पहले अपना लोग समझते हैं आपतित किरण क्या होता है। कहता है कि 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे कि क्या होता है समझाते आप लोग को। मान लीजिए एक ये माध्यम है, मान लीजिए एक पहला माध्यम है, ये मान लीजिए नीचे दूसरा माध्यम, ऊपर हम मान लेते पहला माध्यम एक होता है, यानी कि माध्यम जो होता है आप लोग को पता है माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। हम मान लेते ऊपर एक माध्यम एक नीचे माध्यम। जब प्रकाश की किरण मान लीजिए एक सूर्य है, जब इस सूर्य से मान लीजिए इस प्रकार एक किरण निकलती है, ये किरण निकली, ये सूर्य से किरण निकली, तो इस किरण को बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण इस बिंदु पर आई तो इस बिंदु को हम कहेंगे आपतन बिंदु।
जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम में जिस बिंदु पर आती है उस किरण को ही आपतित किरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अब मान लीजिए प्रकाश के अपवर्तन का अपन लोग परिभाषा क्या जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में हो या विरल से सघन माध्यम में जब जाती है तो उसके जो दिशा होता है, दिशा क्या होता है, कहता है कि किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। उस बिंदु का क्या बोल देंगे, अभिलंब। अभिलंब कहने का मतलब क्या हुआ, जो आपतन बिंदु पर एक सीधी जो रेखा होती है, जैसे कि मान लीजिए ये प्रकाश की किरण आए इस बिंदु पर, इस बिंदु को कहते हैं अभिलंब। ये मान लीजिए इससे हो गया, फिर पूर्व पथ से विचलित हो जाएगा, इस पर जो एक अभिलंब जो खींचा जाएगा इस बिंदु को कहेंगे अभिलंब। इसे क्या बोलेंगे, अभिलंब। तो किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को ही उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। अब अपन लोग को बता देते हैं अपवर्तित किरण। आप समझेंगे क्या होता है, वहाँ पर रहते अपना लोग परावर्तित किरण। प्रकाश के परावर्तन में क्या पढ़े थे, परावर्तित किरण। ये प्रकाश के अपवर्तन में क्या पढ़ेंगे, अपवर्तित किरण क्या होता है। अपवर्तित किरण क्या होता है अपना लोग समझ, कहता है कि दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। समझिए, मान लीजिए एक माध्यम ये हो गया आपका, दूसरी माध्यम ये हो। मान लीजिए कि एक सूर्य है, इस सूर्य से क्या निकलेगा, किरण। इस सूर्य से मान लीजिए एक किरण निकल, तो ये जो किरण जो निकली, आने वाली किरण को आपतित किरण कहने का मतलब क्या, ये सूर्य से जो किरण आती है इस किरण को बोलेंगे आपतित की, क्या बोलेंगे, आपतित किरण। जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन, आपतन बिंदु कहते हैं। मान लीजिए इस बिंदु पर आए तो इस बिंदु को अपना लोग कहेंगे आपतन, आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। अब इसी में एक था अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्या होता है समझते हैं। अपवर्तित किरण, ये किरण आई, इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, तो ये क्या होगा, ये इधर की ओर। इस किरण को ही बोलते हैं अपवर्तित किरण। इस किरण को क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण कहते हैं। समझ गए, अपवर्तित किरण के दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अपन लोग समझ गए। सबसे पहले समझे आपतित किरण क्या होता है, तब समझे अपवर्तित किरण क्या होता है, तब अपना लोग समझे आपतन बिंदु क्या होता है। अब अपना लोग समझते हैं आपतन कोण क्या होता है। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उस कोण को ही आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को कोण आई द्वारा सूचित किया जाता है। इसी में एक होता है परावर्तन कोण। पहले अपना लोग परावर्तन कोण समझ लेते हैं। अपवर्तन कोण होता है, सॉरी, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण क्या होता है, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है या बनाती है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। जैसे क्या होता है समझ, इस पर एक अभिलंब होता है, एक इस पे क्या होता है, अभिलंब। आपतित किरण ये हुआ, ये हो गया अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। ये हो गया कोण आपतन कोण। इसे क्या बोलेंगे, आपतन कोण। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। अब होता है एक अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण क्या हुआ, ये हो गया अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये हो गया अभिलंब के जो बीच में जो एक कोण बना इस कोण को बोलेंगे अपवर्तन कोण। इस कोण को क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। समझ गए होंगे आप लोग। अब है आगे, कहता है कि आगे पॉइंट है कि जब प्रकाश की किरण
जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। लंबवत पड़ने वाली किरण सिल्ली से सीधी निकल जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ, जो प्रकाश की किरण होता है जब लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े हुए वह सीधी निकल जाती है। वो मुड़ती नहीं है, वह बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाती है। अब आगे है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, कहता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। उस माध्यम को क्या बोला जाता है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को n द्वारा सूचित किया जाता है। अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है कि जो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात, जो रेशियो होता है, उस रेशियो को यानी कि उस अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं और अपवर्तनांक को n द्वारा सूचित किया जाता है। और अपवर्तनांक के बारे में और आप लोग को बताते हैं। देखिए कहता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक के बराबर जो प्रकाश जो सूत्र होता है क्या होता है, शून्य में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोला जाता है, अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक बराबर अगर आपसे सूत्र पूछा जाए तो बोल सकते हैं शून्य में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में, जिस माध्यम आपको बोला जाए उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात। जैसे कि मान लीजिए इस जगह, जैसे मान लीजिए कांच का अपवर्तनांक है, तो किस माध्यम पर लोग चलते हैं, कांच में। तो कांच का क्या हो जाएगा, तो पहले शून्य में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की। आप लोग को अभी बताया कि जो कांच का जो शून्य में जो प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की जो चाल होता है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, या बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब बटे कांच में बताए 2 लाख किलोमीटर। जब इसे क्या हुआ, ये सब जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा क्या 3/2। जब इससे में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो कहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.5 होता है। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.5 होता है। किसी भी चीज़ का अगर अपवर्तनांक कहेंगे निकालने के लिए तो ये याद रखिएगा, इसका सूत्र जो होता है शून्य में प्रकाश की चाल और बटे उस माध्यम में प्रकाश। उस माध्यम का मतलब जैसे अपने लोग को कांच बोला तो कांच लिख दिए। अगर आप मान लीजिए आप सपोर्ट डेट आपको अगर हीरा का अपवर्तनांक कहेंगे तो बटे में क्या लिख देंगे, कांच की जगह जब लिख देंगे हीरा का अपवर्तनांक। अगर कहेगा पानी का निकालने के लिए तो पानी, तब हीरा की जगह क्या हो जाएगा, हीरा की जगह हो जाएगा आपका पानी। जो पानी का जो होता है वो निकाल लीजिएगा। अब है निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये हो गया अपवर्तनांक का प्रकार। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या होता है निरपेक्ष जो अपवर्तनांक होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है ये अपना लोग समझते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहता है कि किसी माध्यम का निर्वात के अपेक्षा अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब एक होता है, ये हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक होता है आपेक्षिक अपवर्तनांक। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। समझ गए होंगे। अपवर्तनांक अगर आप लोग से पूछा जाए तो मुख्य रूप से बोलिएगा 10th क्लास में कि 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक होता है आपेक्षिक अपवर्तनांक। दोनों का डिफिनेशन बता दीजिए। अब अपना लोग चलते हैं प्रिज्म क्या होता है। ये जो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म कहता है कि किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। नोट, प्रिज्म में 5 सतह और 12 किनारे होते हैं। जो आप लोग का जो प्रिज्म देखे होंगे, प्रिज्म जो होता है, पूछेंगे कि प्रिज्म में कितनी सतह होती है, तो प्रिज्म में 5 सतह होती है। कितने किनारे होते हैं, तो 12 किनारे होते हैं। यानी कि ये भी आप बोल सकते हैं इसमें कि प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच जो घिरा किसी पारदर्शी माध्यम को ही प्रिज्म कहते हैं। और प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म में कितनी सतह होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे कि प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। पूछेंगे किनारे कितने होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे कि 12 किनारे होते हैं। अब इसी में कि लेंस क्या होता है, ये जो लेंस लिखा हुआ लेंस क्या होता है अपन सुन। लेंस किसी पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा है जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है, उसे ही बोला जाता है लेंस। प्रकाश का परावर्तन आप लोग को क्या पढ़ाए थे, दर्पण। इस जगह क्या पढ़ते हैं लोग, लेंस क्या बोले, अपन लोग बोल सकते हैं कि लेंस जो होता है किसी पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा है
जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों पर घिरा रहता है उसे ही बोला जाता है लेंस कहते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं? उसे ही लेंस कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? तो उसे ही लेंस कहते हैं। अब अपना लोग समझते हैं कि लेंस जो होता है, लेंस ये कितने प्रकार के होता है? तो लेंस दो प्रकार के होता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। दर्पण में अपना लोग क्या पढ़े थे कि दर्पण भी दो प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का, एक हो जाता था उत्तल, एक अवतल। ये जगह भी लेंस है, एक हो गया उत्तल लेंस, एक होता है अवतल। अब उत्तल लेंस किसे कहेंगे? तो उत्तल लेंस का दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस का जो चित्र होता है कुछ इस टाइप का, इससे बोलते हैं उत्तल लेंस। क्या लिखा हुआ? उत्तल लेंस के दोनों किनारों की अपेक्षा। देखिए किनारों पर पतला रहता है, किनारों पर पतला, लेकिन बीच में जो होता है बीच में ये मोटा होता है। तो इस लेंस को क्या बोलेंगे? इस लेंस को उत्तल लेंस कहेंगे। अपना लोग आँख में जो होता है, अपना लोग का जो आँख का व्यवहार होता है, आप लोग को पढ़ाएंगे मानव नेत्र, जो फिजिक्स का 3rd चैप्टर है उसमें पढ़ाएंगे। मानव नेत्र में उत्तल लेंस का बहुत बड़ा उपयोग होता है। तो उत्तल लेंस आप लोग समझ गए होंगे कि जो उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अब एक होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस किसे कहेंगे समझते हैं। अवतल लेंस कहता है कि ये दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। ये उत्तल लेंस क्या होता था? बीच में मोटा, लेकिन ये क्या होता है? ये किनारों पर मोटा। इसका जो उत्तल लेंस अवतल लेंस का जो फिगर है कुछ इस टाइप का बनता है, इसे कहते हैं अवतल लेंस। देखिए अवतल लेंस किनारों पर क्या है? एक किनारा है, किनारा देखिए कितना मोटा है, एक ये किनारा हो गया, एक ये किनारा हो गया, ये दोनों क्या है? तो मोटा है। देखिए बीच में क्या है? तो बीच में पतला। बीच में कैसा है? तो बीच में पतला सा। तो अवतल लेंस किसे कहेंगे? वैसा लेंस जो बीच में पतला हो और किनारों से मोटा हो, उसे अवतल लेंस कहेंगे। उत्तल लेंस किसे कहेंगे? वैसा लेंस जो बीच में मोटा हो और किनारों पर पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते प्रकाश के उस पिछले चैप्टर में लोग पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो यहाँ पर लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश का जो अपवर्तन के प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। चाहे प्रकाश के परावर्तन आपसे पूछा जाए चाहे प्रकाश का अपवर्तन, कहेंगे कितने नियम होते हैं? तो दोनों का दो नियम होते हैं। पहला आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होता है। ये जो होता है तीनों क्या होता है? तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम आप लोग को बताते हैं। दूसरा नियम है किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, वर्ण का मतलब होता है रंग, के लिए आपतन कोण की जया यानी कि साइन आई, इसे साइन आई भी बोल सकते हैं, और अपवर्तन कोण की जया यानी कि साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को अपना लोग इसे अस्नेल का भी नियम बोला जाता है। इसे कौन सा नियम बोल सकते हैं आप लोग? अस्नेल का नियम भी इसे कहते हैं। इसे अस्नेल का भी नियम कहते हैं। आप लोग से पूछा जाएगा, आप लोग जब क्लास 12th में जाइएगा तो वहाँ अस्नेल का नियम आप लोग पढ़िए। अस्नेल का नियम मुख्य रूप से अपना लोग समझते हैं। अस्नेल का जो नियम होता है वो साइन आई बटे साइन आर होता है। ये दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। ये क्या होता है? ये नियतांक होता है। इस नियतांक को भी बोला जाता है अस्नेल का नियम। यदि आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम से साइन आई बटे साइन आर एक नियतांक होता है। इसे अस्नेल का भी नियम, इसे अस्नेल का भी नियम कहते हैं। इसे कौन सा नियम बोलेंगे? इसे अस्नेल का भी नियम कहते हैं। ये मुख्य रूप से आप लोग जब क्लास 12th में जाइएगा तो वहाँ एक चैप्टर है ऑप्टिक्स, वहाँ आप लोग पढ़ेंगे कि अस्नेल का नियम क्या है। अस्नेल का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया के अनुपात का एक नियतांक होता है। ये तो आप लोग को बता देता है, अस्नेल का ही नियम होता है। और आपतन कोण जो होता है एक साइन आई बटे साइन आर होता है। इस नियम को अस्नेल का नियम कहते हैं।
आप अपना लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस। इससे पहले आप लोग को बता देते हो कि उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, जो बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। तब आप लोग को बताया कि अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस उसे कहते हैं जो किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। आप अपना लोग पढ़ते हैं उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस में बल्कि 3 प्रकार या 3 रूप होते हैं। एक होता है उभयोत्तल उत्तल, एक होता है समतल उत्तल, एक होता है अवतल उत्तल। जिनके दोनों तल उत्तल हो उसे उभय उत्तल कहते हैं। जिनका एक तल समतल और दूसरा उत्तल हो उसे समतल उत्तल कहते हैं। और जिसका एक तल अवतल और दूसरा उत्तल हो उसे कहेंगे अवतल उत्तल लेंस कहते हैं। ये बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आई है, आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में बहुत ही VVI है, याद कर लीजिएगा। आप लोग से पूछा जाएगा कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ये समझते हैं। इस जगह आप लोग का क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसरित करना है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। आप लोग को ये 2 नंबर पूछा जा सकता है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं या उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। अब देखिए, अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अपसारी, और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी। ये याद रखें। इसमें कि अवतल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अपसारित करना, यही कारण है अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये भी बहुत ही VVI है। आप लोग से पूछा जाएगा किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये बहुत ही सब VVI है, ऑब्जेक्टिव के लिए। आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस का धनात्मक, अवतल लेंस का ऋणात्मक होता है। अब अपना लोग आप समझते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है, तो किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है। अर्थात लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है, इसे D द्वारा सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता कैसे मतलब डायऑप्टर, और डायऑप्टर को D द्वारा सूचित किया जाता है। अपना लोग जान रहे थे लेंस की क्षमता क्या होती है। जो लेंस की जो क्षमता होता है, लेंस को किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा से मापी जाती है। तो उसे ये भी बोल सकते हैं कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की जो क्षमता होता है उसे P द्वारा सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता को P द्वारा सूचित किया जाता है, लेंस की क्षमता को P द्वारा सूचित किया जाता है। और लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक होता है वह डायऑप्टर होता है, और डायऑप्टर को D द्वारा सूचित किया जाता है। और P बराबर जो इसका फॉर्मूला होता है, P बराबर 1/f होता है। ये लोग आप लोग याद रखिएगा, P बराबर 1/f। लेंस की जो क्षमता होता है, लेंस की क्षमता किसे कहेंगे, तो फोकस जो होता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को P द्वारा सूचित किया जाता है और P बराबर 1/f होता है। और इसका SI जो मात्रक होता है वो डायऑप्टर होता है। अब आगे हैं, अब एक डायऑप्टर का मतलब क्या होता है। एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। एक डायऑप्टर का मतलब होता है कि जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है उसे एक डायऑप्टर कहते हैं।
नोट ये याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई है कि लेंस की क्षमता का चिन्ह वही होता है जो चिन्ह उसकी फोकस दूरी का होता है। जैसे कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है तो इसकी लेंस की क्षमता भी धनात्मक होगा। अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है तो इसकी क्षमता भी ऋणात्मक ही होगा। ये आप लोग याद रखिएगा कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। तो आप लोग बोल सकते हैं कि फोकस दूरी के जो व्युत्क्रम जो होता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को P द्वारा सूचित किया जाता है, P बराबर 1/f होता है। और लेंस की क्षमता के ऐसे मात्रक डायऑप्टर होता है। अगर पूछा जाए कि एक डायऑप्टर क्या होता है तो एक डायऑप्टर पर लोग बोल देंगे कि जिस लेंस की क्षमता यानी जिस लेंस की क्षमता में जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है तो उस लेंस की क्षमता को एक डायऑप्टर कहते हैं। और लेंस की क्षमता का कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव होगा, इसका वही चिन्ह होता है जो उसकी फोकस, जैसे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है जिसका उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक हो जाएगा। लेंस की क्षमता अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है जिसकी लेंस की क्षमता भी जो हो जाएगा यानी क्षमता जो होगा लेंस की क्षमता वह भी निगेटिव होगा। ये चैप्टर हो गया आप लोग का समाप्त। अब आप लोग को हम चैप्टर 1 और 2 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई होगा। पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, तब ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, तब आप लोग को हम तीसरा चैप्टर मानव नेत्र स्टार्ट करेंगे।